नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल विंग्स स्टडी IQ पर। आज की क्लास में मैं आपको पिछले एग्ज़ाम में आए हुए लगभग 3000 के लगभग प्रश्न कराने वाला हूं। आपसे उम्मीद करता हूं आप वीडियो को पूरी देखेंगे, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में मदद होगी। क्लियर है दोस्तों? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न लिखा हुआ है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, गुलनाबादी की लड़ाई महमूद के नेतृत्व में जो हुई थी वो कब हुई थी? तो याद रखना 1722 में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो याद रखना कि भारत का जो सर्वोच्च कानून है वो भारतीय संविधान को माना जाता है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? तो याद रखना कि मौलिक कर्तव्य जो हैं वो सोवियत संघ के सहयोग से लिए गए, या यहाँ रूस भी हो सकता था दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, नीचे कथन और कारण दिए हैं, इनमें से अपन लोगों को बताना है कि कौन सा कथन सही है और कारण भी सही है कि नहीं। तो याद रखना, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कारण, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता था। सही विकल्प क्या है? तो याद रखना ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। क्लियर दोस्तों? समझ में आ रहा है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्लियर है? और 26 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना? तो याद रखना 1975 को सिक्किम भारत का एक क्या बना है? राज्य बना। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकाल का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? तो याद रखना, आपातकाल कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से क्या लिए गए हैं? आपातकाल लिया गया है दोस्तों। भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? अपनी इच्छानुसार धर्म का अनुसरण करने का अधिकार, स्वयं को अभिव्यक्त करने का अधिकार, इच्छानुसार कई भाषाएं बोलने का अधिकार, या संसदीय चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार। तो याद रखना कि धर्मनिरपेक्ष के जो है उसके अनुसार क्या है? अपनी इच्छा अनुसार धर्म अनुसरण करने का अधिकार। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म अपना सकता है। किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने के विकल्प दिया गया? तो याद रखना यहाँ 1967 में। संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? तो याद रखना, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिनियम जो है वो 1955 जो है, इसके अनुसार व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार नागरिकता ग्रहण कर सकता है और त्याग सकता है। नागरिकता पाने के 5 आधार हैं और त्यागने के 3 हैं। प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का अर्थ निम्न में से इंगित नहीं करता। देखिए जरा ऑप्शन पढ़ते हैं। राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है। फिर आगे लिखा हुआ है, राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है, ना कि एक व्यक्ति में। किसी भी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में भी सभी सरकारी कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले हैं। और अगला ऑप्शन है, देश की सर्वोच्च पद पर जहां राष्ट्राध्यक्ष एक वंशानुगत राजा होता है। तो देखिए आंसर क्या है? डी इसका आंसर है दोस्तों, कि ये ऑप्शन गलत है। याद रखना
ऑप्शन सही क्या है? तो देखिए गणराज्य का मतलब होता है सर्वोच्च पद जनता के द्वारा चुना जाना। तो भारत में वंशानुगत व्यवस्था नहीं है। क्लियर है दोस्तों? निम्न में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिकों को मूलभूत अधिकार नहीं था? समानता का अधिकार, निजता का अधिकार, जीवन का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो याद रखना, जो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं उनमें समानता का भी है, स्वतंत्रता का भी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है, लेकिन निजता का जो अधिकार है वो दोस्तों अच्छे से याद रखना, वो यहाँ नहीं है। क्लियर है? आगे देखिए, मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के अनुच्छेद शामिल किए गए। कहने का मतलब है, प्रश्न पूछना चाह रहा है कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक जो है वो मौलिक अधिकार दिए गए। 1 से 10 तक, 12 से 35 तक, 36 से 51 तक या 112 से 135 तक। क्लियर है दोस्तों? तो याद रखना, भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो दिया गया है, भाग 3 याद रखना क्या दिया है, उसमें मौलिक अधिकार दिए दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन मूल अधिकार नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना, हमारे मिलीजुली संस्कृति की बहुमूल्य धरोहर को संरक्षित करना और उसका सम्मान करना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों को प्रेरित होना और उनका पालन करना, और अगला दिया हुआ है सार्वजनिक चुनावों में मताधिकार का प्रयोग करना। तो क्लियर है दोस्तों, याद रखना डी, याद रखना यहाँ से कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार नहीं है। तो याद रखना, चुनावों में वोट डालने का अधिकार नहीं है जी, मौलिक अधिकार नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? क्लियर दोस्तों? तो याद रखना, RTE राइट टू एजुकेशन जो है वो कब लागू हुआ? तो यहाँ से याद रखना 1 अप्रैल 2010 को आर्टिकल 21 का में उसको शामिल किया गया है, शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? यहाँ याद रखना 8, 9, 10, 11 मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है कि मौलिक अधिकार दिया हुआ है प्रश्न, तो मौलिक अधिकार वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य कितने दिए गए हैं? तो याद रखना दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो दिए हैं वो 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए। तो यहाँ जो मौलिक अधिकार की जगह क्या होना चाहिए? मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। कितने मौलिक कर्तव्य वर्तमान में? 11 मौलिक कर्तव्य। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, जीने का अधिकार, देश की रक्षा का अधिकार। तो यहाँ याद रखना कि देश की रक्षा का जो अधिकार है वो वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है। राज्य की नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच नहीं है? देखिए जरा, नीतियां बनाने और कानून अवनीत करते हुए राज्यों को ध्यान में रखने वाले आदर्शों को दर्शाता है। फिर आगे लिखा हुआ है, वे समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं और इसलिए सामाजिक और समाजवादी हैं। यह उल्लंघन के लिए अदालतों और कानूनी तौर पर परिवर्तनीय नहीं है। ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती। तो याद रखना ये सही नहीं है दोस्तों। 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होते हैं। यहाँ से याद रखना, धर्म
कुल, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध, सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता, भाषा, लिपि और अल्पसंख्यकों को संरक्षण या धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। तो याद रखना ये जो ऑप्शन डी जो है ये विदेशियों को उपलब्ध है, बाकी ये जो 3 हैं ये सिर्फ भारतीय लोगों को प्राप्त होते हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं होते। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार की व्याख्या की गई है? क्लियर है दोस्तों? तो याद रखना भारतीय संविधान के आर्टिकल 21A उसमें क्या दिया गया है? शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है। समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो याद रखना भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में दिया गया है समान सिविल संहिता। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित करता है जिसके तहत निर्वाचित सदस्य तथा सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? प्रश्न कहना केवल इतना सा चाह रहा है कि बताइए भारतीय संविधान जो है उसमें उसके तहत लोकसभा में जो सदस्य हैं वो जनता द्वारा कितने चुने जाते हैं और राष्ट्रपति द्वारा कितने चुने जाते हैं। क्लियर दोस्तों? तो आंसर है, याद रखना कि संविधान जो दिया गया है वो लोकसभा में कुल 552 सदस्य होंगे और इन 552 सदस्यों में से 550 प्लस 2 550 जो सदस्य होंगे वो जनता द्वारा निर्वाचित होंगे और 2 सदस्य जो होंगे वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। क्लियर है दोस्तों? अधिकतम सदस्य संख्या, वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? तो याद रखना वर्तमान में सदस्य संख्या 545 है। क्लियर दोस्तों? तो देखिए जरा, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? तो यहाँ याद रखना नागालैंड राज्य। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। याद रखना अनुच्छेद जो 29 है वो क्या करता है? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो याद रखना यहाँ से अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में दिया हुआ। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? याद रखना हमारे देश के संविधान के किसी भी आर्टिकल में बजट नाम का शब्द नहीं दिया गया, उसके स्थान पर क्या दिया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। किस आर्टिकल में दिया है? अनुच्छेद 112। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों के समतुल्य की स्थिति में स्पीकर के पास जो है वो वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है? मतलब लोग जो स्पीकर अपना निर्णायक वोट दे सकता है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 100 में याद रखना कि निर्णायक वोट दिया जा सकता है अगर वोट बराबर हो तो। भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के लिए अनुसूची में उल्लेख है। तो याद रखना यहाँ अनुसूची 1 बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख करता है? तो यहाँ याद रखना
शिक्षा का अधिकार। संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम कितने माह का अंतराल हो सकता है? तो याद रखना 6 माह का। संसद में वर्तमान सत्र के निष्कासित को कहते हैं, तो याद संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को कहते हैं, तो यहां से याद रखना स्थगन। भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगा, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो याद रखना बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो याद रखना ये तीनों सही हैं। और क्या गलत है? तो याद रखना ग्रीष्म सत्र नहीं होता। याद रखना संसद के कितने सत्र होते हैं दोस्तों? तो याद रखना संसद के 3 सत्र होते हैं, एक बजट सत्र, एक मानसून सत्र और एक शीतकालीन सत्र। ग्रीष्म सत्र नाम का कोई सत्र नहीं होता। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यहां से याद रखना सर्वोच्च किसमें नियत है? संसद। याद रखना भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार, कानून बनाने की शक्ति किसमें नियत है? तो याद रखना संसद के पास है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। क्लियर है दोस्तों? याद रखना अभी तक एक बार वीटो का प्रयोग किया गया है और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह ने अभी तक वीटो का प्रयोग किया गया है 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के दौरान। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, राष्ट्रपति के पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारत के राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है? क्लियर दोस्तों? तो यहां से याद रखना भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई भी कार्रवाई या तो सकारात्मक या नकारात्मक ना करने की शक्ति। याद रखना है, यहां से मैं आपको समझा रहा हूं। याद रखना वीटो पावर का मतलब है कि राष्ट्रपति के पास एक नकारात्मक शक्ति है, वो चाहे तो किसी बिल को स्वीकार कर सकता, वो चाहे तो उस बिल को स्वीकार ना करे और कितने भी समय तक के लिए अपने पास रख सकता है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाएं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो याद रखना लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो याद रखना अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति करेगा और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा या भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। तो याद रखना उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को चुना जाता है? तो याद रखना राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को चुना जाता है और लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों को चुना जाता है। दोनों सदस्य कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन सदस्य। और राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को चुना जाता है? 12 सदस्यों। भारत गणराज्य में वित्तीय आपात की स्थिति जो है वो घोषित की जा सकती है। वित्तीय आपातकाल कौन लागू करता है? तो याद रखना कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो वित्तीय आपातकाल क्या कर सकता है? लागू कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? क्लियर है दोस्तों? तो याद रखना राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष की होती है। अधिकतम आयु का कोई भी उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं दिया गया। क्लियर है दोस्तों? याद रखना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति
और राज्यपाल, इन तीनों की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होती है? 35 वर्ष होती है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है? योग्यताएं कौन सी नहीं है? नंबर 1, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु से अधिक हो, लोकसभा का सदस्यता का धारक हो, राज्यसभा की सदस्यता का धारक हो। तो याद रखना, यह योग्यता की आवश्यकता नहीं है। और जे, ए, बी और डी, ये तीनों उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता आवश्यक है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका है? तो याद रखना है यहां से सुप्रीम कोर्ट। भारत देश के प्रमुख है, तो यहां से याद रखना प्रमुख कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन अभी तक भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा? मोहम्मद हामिद अंसारी, एपीजे अब्दुल कलाम, रामास्वामी वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा। तो याद रखना, एपीजे अब्दुल कलाम भारत के कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं बने। अगला प्रश्न, 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था? क्लियर दोस्तों? तो याद रखना, 13वें राष्ट्रपति के रूप में। वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति? याद रखना दोस्तों, देखिए जरा, अगला प्रश्न लिखा हुआ है यहां, राज्यसभा में विपक्ष का वर्तमान में नेता कौन है? यहां से प्रश्न जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आज़ाद, राहुल गांधी और डेरेक ओब्रायन। तो याद रखना, गुलाम नबी आज़ाद। भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है? याद रखना, भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। क्लियर दोस्तों? याद रखना, यहां से राज्यसभा को नाम से भी जाना जाता है। तो यहां से याद रखना, राज्यसभा एक कैसा सदन है? राज्यसभा एक उच्च सदन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। दोनों प्रश्न अच्छे से याद रखना कि राज्यसभा एक किस नाम से भी जाना जाता है? तो उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है और स्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? क्लियर दोस्तों? तो देखिए यहां याद रखना, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। याद रखना, भारत के संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्लियर दोस्तों? तो याद रखना, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मामलंकर या गणेश वासुदेव मामलंकर के नाम से जाने जाते हैं। लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? क्लियर दोस्तों? तो यहां से याद रखना कि लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है। क्लियर दोस्तों? राष्ट्रपति की 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति की 35 वर्ष, राज्यपाल की 35 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष और लोकसभा 25 वर्ष। क्लियर दोस्तों? अच्छे से याद रखना कि लोकसभा के निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। अगला प्रश्न, लोकसभा में भारत के संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो यहां से याद रखना 20 सदस्य। लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं? तो यहां से याद रखना कुल सदस्य संख्या
पूछ रहा है, वर्तमान में नहीं पूछ रहा। तो याद रखना 530 सदस्य, तो 530 सदस्य राज्यों से आएंगे, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे और 2 सदस्य जो होंगे वो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को चुनेगा। लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र की प्रतिनिधित्व करती थी? क्लियर दोस्तों, याद रखना कि लोकसभा अध्यक्ष जो सुमित्रा महाजन थी, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जो थी, वो कहाँ से चुन के जाती थी? इंदौर से। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, कोटा राजस्थान से चुन के आते हैं। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदस्य की कुल सदस्यों का भाग होता है। तो यहाँ से याद रखना कि कोरम या गढ़ पूर्ति किसे कहते हैं? तो लोकसभा के कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? याद रखना कोरम के नाम से जाना जाता है। इतने सदस्यों का होना आवश्यक है, जब ही संसद की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अगला प्रश्न देखिए, जब 2014 में 16वीं लोकसभा का गठन किया गया था तब रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो यहाँ से याद रखना कि 16वीं लोकसभा, और अभी वर्तमान में 17वीं लोकसभा चली है। उस समय अपने रक्षा मंत्री कौन बने थे? मनोहर पारीकर। आज वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। क्लियर है दोस्तों, याद रखना। लोकसभा में कौन से राज्य की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है? यहाँ ये प्रश्न थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, याद रखना। यहाँ से लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या जो है, अगर बात करें कि लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या पहले स्थान पर जो है वो उत्तर प्रदेश है। क्लियर है, याद रखना। लोकसभा में कौन से राज्यों की सीटों की संख्या प्रथम स्थान पर है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो याद रखना 16वें लोकसभा थे, और 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है वो कौन सा हुआ है? 17वां लोकसभा। लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता का कार्य क्या है? सदन के नेता का अर्थ क्या है? तो यहां से याद रखना सत्तारूढ़ दल या गठबंधन का कोई भी नामित सदस्य, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री, विपक्ष का नेता और भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ क्या है? तो याद रखना ऑप्शन बी सही है कि लोकसभा में सदन का नेता कौन होगा? तो या तो प्रधानमंत्री होगा या प्रधानमंत्री द्वारा चुना हुआ कोई मंत्री सदन का नेता होगा। याद रखना, अगर प्रधानमंत्री लोकसभा से चुन के आता है तो वो ही सदन के नेता होते हैं, और अगर वो राज्यसभा के हैं तो उनके द्वारा सदन में चुना गया कोई मंत्री सदन का क्या होता है? नेता होता है। क्लियर है, सदन का नेता। क्लियर है दोस्तों, अच्छे से याद रखना कि सदन का नेता कौन? तो प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा चुना हुआ मंत्री। प्रधानमंत्री के पदेन अध्यक्ष होता है। यहां याद रखना CSIR के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। याद रखना, योजना आयोग जो था उसके स्थान पर अभी वर्तमान में जो सदन कार्य कर रहा है उसके भी पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग जो योजना आयोग के स्थान पर क्या गठन हो गया? नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे? नहीं थे, अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों, क्या बोल रहा है? प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री नहीं थे। अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, याद रखना। लेकिन यहाँ से याद रखना इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री नहीं रही। इनके अलावा मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री रहे हैं, चरण सिंह भी मुख्यमंत्री रहे हैं, बीपी सिंह भी मुख्यमंत्री रहे हैं। इंदिरा गांधी कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रहे। भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया है? तो याद रखना
सर्वाधिक बार ध्वजारोहण लाल किले से किसने किया है? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है? तो याद रखना, यहाँ से भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल या भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन रहे हैं दोस्तों? तो याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? याद रखना, कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वो कार्यकारी प्रमुख होता है। अभी आप पिछले क्वेश्चनों में पढ़ के आए कि प्रमुख कौन? राष्ट्रपति, लेकिन कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। किस व्यक्ति ने 2 बार भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है? तो याद रखना, यहां से गुलजारी लाल नंदा ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं? तो याद रखना, भारत की आज़ादी के बाद पैदा होने वाले प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र मोदी। क्लियर दोस्तों, अच्छे से याद रखना, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए थे? तो याद रखना, नरेंद्र मोदी। भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, उपराज्यपाल। दिल्ली में भी कौन होता है? उपराज्यपाल। और पांडिचेरी में भी कौन है? उपराज्यपाल। देखिए जरा, अगला प्रश्न लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री पद की योग्यताएं। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? क्लियर दोस्तों, तो देखिए लिखा हुआ है, यहां से याद रखना, 25 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है, 30 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य है और 30 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। और यहाँ वो क्या कहना, प्रश्न में क्या बोल रहा है? तो याद रखना, न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए। तो अगर वह राज्यसभा से जाता है तो 30 वर्ष, लोकसभा से जाता है तो 25 वर्ष। तो न्यूनतम क्या है? 25 वर्ष। ऑप्शन सही है बी, 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो। क्लियर दोस्तों, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं? याद रखना है, यहां से ज्योति बसु। अगला प्रश्न, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सच नहीं है? राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। अगला ऑप्शन है, राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनके लिए मुख्यमंत्री सिफारिश करता है। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। अगला ऑप्शन है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब तक निष्कासित नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो। तो याद रखना, राज्य के मुख्यमंत्रियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सच नहीं है? ये तीनों सच हैं। ऑप्शन ए सच नहीं है, वह राष्ट्रपति के समान नहीं होता। भारत में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होती है? क्लियर दोस्तों, तो कहना चाह रहा है राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो याद रखना 35 वर्ष। आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? 35 वर्ष। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, भारत के किस राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए?
तो याद रखना 25 वर्ष। प्रधानमंत्री के लिए भी कितनी चाहिए? 25 वर्ष। और मुख्यमंत्री के लिए भी कितनी चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, एक भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही हैं? तो यहाँ से याद रखना सुचित्रा कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री कहाँ से रही हैं? यूपी, सुचित्रा कृपलानी। भारत की पहली महिला राज्यपाल, सॉरी, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ से याद रखना राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और यहाँ से याद रखना पहली सीएम कौन रही है? सुचित्रा कृपलानी। और पहली राज्यपाल कौन रही है? सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न देखिए, भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उससे जुड़े हुए प्रश्न लिखा हुआ है कि नियुक्ति सेना द्वारा की जाती है, केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करता है, भारत के लोगों द्वारा चुना जाता है, मंत्रियों की परिषद के प्रति जवाबदेह है। तो यहाँ से याद रखना भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिस सेना से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है दोस्तों, याद रखना जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनसे जुड़ा हुआ लिखा हुआ है। तो आंसर क्या है? बी। अगला प्रश्न देखिए, द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? क्लियर दोस्तों? याद रखना तो द्विसदनीय विधानसभा का मतलब होता है विधानसभा का मतलब क्या है? विधायकों को दो अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। तो ये द्विसदनीय विधायिका का मतलब याद रखना कि विधानसभा और विधान परिषद जैसे दो अलग अलग होते हैं उसके संबंधित है। भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है जिसने दिसंबर 2015 में न्यायाधीश HL दत्तू के पदभार संभाला था? क्लियर दोस्तों? तो ये प्रश्न काफ़ी पुराना हो चुका है, एग्जाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। HL दत्तू के बाद जिन्होंने भारत में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी उनका नाम था तीरथ सिंह ठाकुर। कौन अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है? तो याद रखना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो याद रखना 65 वर्ष से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति न्यायाधीश नहीं रह सकता। तो सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया? तो यहां से याद रखना 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया। उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन रही हैं? तो याद रखना यहां से न्यायमूर्ति फातिमा बीवी जो हैं वो उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति रही हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो यहाँ से याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट के वो न्यायाधीश कौन रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के रूप में कार्य किया है? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जिन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के रूप में कार्य किया है। देखिए कुछ कथन और कारण दिए। लिखा हुआ है कि भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। अगला कारण लिखा हुआ है न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है और उसकी योजनाओं का कार्यान्वयन मदद करती है। क्लियर दोस्तों? तो याद रखना है यहां से ए सही है, आर गलत है। न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है ऐसा नहीं है,
उसकी योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं करती। याद रखना, बस कथन ए सही है कि भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। क्लियर दोस्तों? आर गलत है। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? क्लियर दोस्तों? तो यहाँ से याद रखना, भारत का पहला सबसे पुराना जो उच्च न्यायालय है वो कौन सा है? तो कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वो भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। याद रखना, सबसे पुराना। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार किसे प्राप्त है? यहाँ से याद रखना, किसको प्राप्त है? भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो। सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अभी वर्तमान में याद रखना 34 हो गई है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होंगे। याद रखना, 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक है। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापन के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? तो यहाँ से अच्छे से याद रखना, LM सिंघवी कमेटी। याद रखना, पंचायतों के लिए गठन के लिए 1986 में गठित समिति का नाम क्या है? LM सिंघवी समिति। अगला प्रश्न देखिए, दिसंबर 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प को हरियाणा में पंचायत चुनाव में लड़ने हेतु महत्वपूर्ण मापदंड के रूप में घोषित किया गया? तो याद रखना, घर में एक प्रयोजन मूलक शौचालय का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से हरियाणा पंचायत से लिखा हुआ है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ नहीं है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न, किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के आधार पर? तो यहाँ से याद रखना, भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति शासन। राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी महिलाएं सरपंच के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती क्योंकि वे पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं हैं। शिक्षा संबंधी आवश्यक योग्यता क्या है? तो यहाँ से याद रखना, न्यूनतम योग्यता कक्षा 5वीं पास। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो याद रखना, आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल दिया गया है दोस्तों? तो यहाँ से याद रखना, अनुच्छेद 360। 3 आर्टिकल अच्छे से याद रखना, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। याद रखना, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया है? तो याद रखना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। क्लियर दोस्तों? यहाँ से पढ़ना, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन। तो अभी तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, वो भी कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। क्लियर दोस्तों? और 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। क्लियर दोस्तों? याद रखना, अभी तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार संशोधन हुआ है। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो याद रखना है, यहाँ से भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ। प्रथम संविधान संशोधन 1951। याद रखना, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था।
अगला प्रश्न देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अविनीत को महत्वपूर्ण बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। तो याद रखना, यहाँ से इंदिरा गांधी जी ने संविधान में एक संशोधन किया गया था, उसको बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया। तो यहाँ से प्रश्न अच्छे से याद रखना कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। मूल संविधान में जो अनुसूचियाँ थीं वो 8 थीं। जब संविधान बना अनुसूचियाँ कितनी थीं? 8 थीं। उसके बाद 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची संविधान में बाद में समय समय पर जोड़ी गई हैं, याद रखना। और 8वीं अनुसूची कैसे जुड़ी हुई है दोस्तों? तो याद रखना, 8वीं अनुसूची भाषा से जुड़ी हुई है। क्लियर है? तो यहाँ से याद रखना, जो 92वां संविधान संशोधन जो हुआ है उसके तहत कन्नड़ भाषा को शामिल नहीं किया गया। मैथिली, बोडो, संथाली, मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली 4 भाषाएं थीं जो 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई हैं। क्लियर है दोस्तों? याद रखना, 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में। अगला प्रश्न याद रखना है, यहाँ से प्रश्न थोड़ा सा पुराना है। मई 2015 तक संविधान में संशोधनों की कुल संख्या कितनी हो चुकी थी? 100 संविधान संशोधन हो चुके थे। संविधान का याद रखना है, यहाँ से 96वां संविधान संशोधन, संविधान के 96वें संशोधन का उद्देश्य क्या था? इसके द्वारा क्या जोड़ा गया? तो याद रखना, ओडिया के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग किया गया है। जी लाइन अच्छे से याद रखना, 96वां संविधान संशोधन के द्वारा ओडिया के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग किया गया। आगे देखिए, 26 जनवरी 2002 के एक कानून के तहत भारतीय राष्ट्रध्वज को फहराने के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? याद रखना, झंडे को जानबूझकर जमीन पर गिराने की अनुमति नहीं दी जाती। झंडे का इस्तेमाल सांप्रदायिक लाभ के लिए नहीं किया जा सकता। तिरंगे का प्रयोग तोरण, झालर या झंडे की तरह नहीं किया जा सकता। गैर सरकारी नागरिकों को अपने परिसर में ध्वजा फहराने का कोई अधिकार नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो याद रखना, भारत में ये सत्य है, बाकी ये सत्य नहीं है। क्या है कि झंडे को जानबूझकर जमीन पर गिराने की अनुमति नहीं दी जाती। तो सच है ना भैया, कोई गिरा नहीं सकता झंडे को, सांप्रदायिक लाभ के लिए भी नहीं लिया जा सकता, नहीं तोरण वगैरह से लिखा हुआ है। तो गैर सरकारी नागरिकों को अपने परिसर में ध्वजा फहराने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसके बारे में याद रख लेना कि 26 जनवरी 2001 कानून के तहत भारतीय राष्ट्रध्वज को फहराने के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो याद रखना, डी सत्य नहीं है। भारतीय संविधान में किए गए कुल संशोधनों की संख्या कितनी है? क्लियर है दोस्तों? तो अभी तक संविधान में 100 से अधिक बार संविधान संशोधन हो चुका है। 99वां संविधान संशोधन के बारे में बताइए। तो याद रखना है, यहाँ से संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में? तो यहाँ से याद रखना, राष्ट्रीय नागरिक की नियुक्ति आयोग के स्थान पर करना। तो ये थोड़ा सा याद रखना, संविधान का 99वां संविधान संशोधन किसके बारे में? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना। संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षण संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ से याद रखना दोस्तों, 93वां संविधान संशोधन जो हुआ है उसके द्वारा 27% आरक्षण दिया गया है। भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है?
तो याद रखना प्रश्न काफ़ी पुराना हो चुका है, याद रख लेना। यहाँ से भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो देखिए लिखा हुआ है संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन मताधिकार के संबंध में गलत है? तो यहाँ याद रखना 18 वर्ष से ऊपर आयु का कोई भी नागरिक मत दे सकता है, सही है। फिर मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, केवल मतदाता सूची में अनुसूचित व्यक्ति मत देने का अधिकार रखते हैं, मताधिकार के संबंध में लिंग संबंधी भेदभाव नहीं बरता जाता। तो यहाँ से गलत कौन सा है? बी पॉइंट क्या है? गलत है। भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसकी चुनाव प्रक्रिया प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? याद रखना यहाँ भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से चुनाव प्रक्रिया प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है। लोकसभा के चुनाव कौन करवाता है दोस्तों? तो याद रखना भारतीय निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के भी भारतीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के भी भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है। पंचायतों के चुनाव जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। क्लियर दोस्तों? याद रखना पंचायतों के चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव कब संपन्न हुए? तो याद रखना कि यहाँ स्वतंत्र भारत के पहले जो आम चुनाव हुए हैं वो 1951-52 में भारत में पहली बार आम चुनाव हुए। क्लियर दोस्तों? याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो याद रखना कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से संसद के दोनों सदन ही मिलकर हटा सकते हैं। संसद के 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। आगे लिखा हुआ है अगला प्रश्न, धरा आयोग और जेबीवी समिति का गठन का उद्देश्य क्या था? तो याद रखना यहाँ से भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से सम्मिलित है धरा आयोग का संबंध। निम्नलिखित में से सीईसी का अर्थ है? तो याद रखना यहाँ पर सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सीईसी का क्या है? अर्थ है। अगला प्रश्न देखिए, 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति की गई, तो पहले पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो काका कालेलकर आयोग जो था वो इनका नाम था, पिछड़े वर्ग आयोग। भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य कौन बना? तो यहाँ से याद रखना आलोक रावत। ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए कौन एक कमेटी का गठन किया गया? और उस कमेटी के बारे में अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर रामनंदन कमेटी का संबंध किससे है? तो याद रखना कि 1993 में यहाँ से क्रीमी लेयर की पहचान के लिए 1993 में जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के अध्यक्ष का नाम क्या है? रामनंदन समिति। किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई? तो याद रखना है यहाँ से 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। निम्नलिखित भाषाई भारतीय भाषाओं में एक द्रविड़ मूल भाषा में नहीं है। तो यहाँ से याद रखना मराठी द्रविड़ मूल की भाषा नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयीय ऑफिशियल भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है? तो याद रखना यहाँ से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है।
अगला देखिए, उन्नीस में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की जो नियुक्ति की गई थी उसके अध्यक्ष कौन बने? तो ये प्रश्न पहले ही कवर करा चुका हूं, याद रखना। वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई, अध्यक्ष का नाम काका कालेलकर। यह प्रश्न रिपीट हो चुके हैं दोस्तों, थोड़े से प्रश्न कॉमन हो रहे हैं, इनको निकाल देते हैं। देखिए जरा यहां से देखिए, नागालैंड की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो याद रखना, भारत का एक राज्य जिसका नाम है नागालैंड, उसकी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। गोवा की कार्यालयी भाषा क्या है? तो याद रखना, कोंकणी भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? गोवा में। और नागालैंड में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? अंग्रेजी। तो याद रखना दोस्तों अच्छे से, गोवा की कार्यालयी ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? कोंकणी। फिर अगला प्रश्न, 2009 से 2014 के बीच की अवधि के दौरान भारत में किस पार्टी की सरकार थी? तो याद रखना, गठबंधन की सरकार। किसकी थी? यूपीए, कांग्रेस के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल जो है 343, याद रखना यहाँ से, भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 343 है वो हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा देता है। डीएमके की स्थापना किसने की? एक पार्टी का नाम है दोस्तों, याद रखना, द्रविड़ मुन्ने कड़गम। डीएमके के नाम से जो लिखा हुआ है वो पार्टी की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है CN अन्नादुरई। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यहां याद रखना कि आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ दोस्तों? 2012 में। भारत में एक राज्य पार्टी के रूप में एक राजनीतिक दल की मान्यता के लिए एक सीमा होती है जो वैध मतों में कम से कम कितने % वोट उसे प्राप्त हों जब उसे एक पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। तो याद रखना 6%। राज्य में विधानसभा में पिछले आम चुनाव में प्राप्त हुए हों कितने? 6% वोट प्राप्त हों। यदि किसी राजनीतिक दल को एक या एक से अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो तो राजनीतिक पार्टी के रूप में हो तो उसे पूरे भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना जाता है। तो याद रखना कितने राज्यों में उसे मान्यता प्राप्त हो? तो याद रखना यहाँ से 4 राज्यों। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो यहाँ से दोस्तों अच्छे से याद रखना, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी है। क्लियर दोस्तों, याद रखना। देखिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो यहाँ से याद रखना कि गंगा नदी में जो डॉल्फिन मछली पाई जाती है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल के एक प्रतीक के रूप में लिया गया है? तो यहाँ से याद रखना कि जो अशोक का स्तंभ है उससे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है। क्लियर दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर याद रखना, राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया? तो याद रखना राष्ट्रीय प्रतीक को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? तो प्रश्न का आंसर अच्छे से याद रखना, पिंगली वेंकैया जो थे उनकी सिफारिश पर राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को स्वीकार किया गया। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? याद रखना, तो देखिए यहां राष्ट्रीय गीत जो है वो किसने लिखा था? तो क्लियर दोस्तों, याद रखना कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो है, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत,
तो याद रखना राष्ट्रीय गीत जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी और राष्ट्रीय गान जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना गया है? तो देखिए ज़रा, माना गया है लेकिन संविधान के अनुसार नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखना कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो याद रखना हॉकी। भारतीय ध्वज संहिता 2002 है, याद रखना इसके बारे में थोड़ा सा, कार्यकारी निर्देशों का संकलन। अगला प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? अभी आप लोगों को मैंने राष्ट्रीय गीत के पढ़ाए थे कि भारत में राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और राष्ट्रगान के रचयिता जो हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृत शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो याद रखना मुंडोक उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। क्लियर दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय जो आदर्श वाक्य है वो सत्यमेव जयते है और कहाँ से लिया गया है दोस्तों? मुंडोक उपनिषद से। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच में अनुपात कितना होना चाहिए? तो यहाँ से अच्छे से याद रखना कि 3:2, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होना चाहिए? 3:2। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय को 30 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है? तो अभी हाल ही में किसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है? जैन। आगे देखिए, संसद और राज्य विधानसभा की विधायी जो परिषद है, विधायी अतिरिक्त की जांच कौन करता है उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ से। तो न्यायिक समीक्षा की जाती है, न्यायिक समीक्षा। गजट ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रकाशन तथा जो होता है वो उसको नियंत्रण कौन करके रखता है? तो उसका लिखा हुआ है कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न लिखा हुआ है, पाकिस्तान के संसद को दिया गया स्थानीय नाम क्या है? तो यहाँ से याद रखना पाकिस्तान की संसद को दिया गया स्थानीय नाम क्या है? तो मजलिस ए सूरा के नाम से जाना जाता है। याद रखना स्थानीय नाम क्या है। क्लियर दोस्तों, मजलिस ए सूरा। वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत कार्य नहीं करता? तो यहाँ से याद रखना कि रेलवे सुरक्षा बल जो है वो गृह मंत्रालय के तहत कार्य नहीं करता। बाकी सशस्त्र सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल और भारतीय तिब्बत सीमा बल, समझ में आ रहा है? सशस्त्र सीमा बल का मतलब एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल है और आईटीबीपी, ये बीएसएफ और आईटीबीपी जो है ये किसके अधीन कार्य करते हैं? केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत। रेलवे पुलिस किसके अधीन कार्य करेगी? रेलवे विभाग के अधीन। अगला प्रश्न देखिए, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्टेडियम पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, जिसे पूर्व में कहते थे, जिस स्टेडियम के बारे में लिखा हुआ है 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्टेडियम पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, जिसे पूर्व में कहते, इनसे पूर्व देखिए इरविन के बारे में कुछ लिखा हुआ है। ये प्रश्न यहाँ मिसप्रिंट है, याद रखना यहाँ से थोड़ा सा मिसप्रिंट। अगला प्रश्न देखिए, आईपीसी का पूरा नाम क्या है? तो देखिए जरा, इंडियन पेनल कोड के नाम से, भारतीय पेनल कोड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए यहाँ से अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात के नाम से उसको जाना जाता है। देखिए कथन और कारण दिए हुए हैं दो। सबसे पहले लिखा हुआ है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही है।
कारण लिखा हुआ है भारत का अपना एक संविधान है, यह भी सही है। तो याद रखना ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता। तो याद रखना लोकतांत्रिक देश तो है लेकिन अपना एक संविधान भी है, लेकिन इन दोनों का आपस में ऐसा कोई संबंध नहीं है कि आर जो है वो ए की व्याख्या कर रहा हो। क्लियर दोस्तों? तो ऑप्शन कौन सही है? बी सही है। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? तो याद रखना बहुत सारी जो देसी रियासतें थीं, 565 के लगभग भारत में क्या थीं उस समय, छोटी मोटी रियासतें थीं। 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? याद रखना भारत में सबसे पहले बजट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम है आर षणमुख शेट्टी। क्लियर दोस्तों? 1947 में सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किसने किया था? आर षणमुख शेट्टी ने किया था।